नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज जो सबसे महत्वपूर्ण विषय था वो ये था कि वाकई में है मेरा भारत महान। यहाँ 100 में 90 नहीं, करीब 100 में 99 हैं बेईमान। हर जगह शासन करते मिलेंगे आपको शैतान। हर महकमे में है इनका बिल्कुल बहुत बड़ा शान। तभी तो कहा जाता है मेरा भारत महान। मित्रों, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इस पर कहने पर मैं क्यों मजबूर हो रहा हूं, ये बातें आपको 15 से 20 मिनट में स्पष्ट हो जाएगी। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर खबरें वही बताई जाती है, उन्हीं विषयों पर विश्लेषण होता है जो आम चैनलों पर नहीं होता है या नहीं होने दिया जाता है। आज का विषय है मेरा भारत महान। मित्रों, मेरा भारत महान मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल एक बहुत बड़ा चर्चा सुनाई दे रहा होगा। राजद्रोह का मुकदमा भारत के एक लोकसभा के संसद सदस्य, चुनी हुई जनप्रतिनिधि पर दर्ज हुआ है। राजद्रोह क्या है, किस धारा में है, ये सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि कुछ बातें रख दूं। मित्रों, 1860 में जब अंग्रेज भारत में आईपीसी इंडियन पेनल कोड बनाए, भारतीय दंड संहिता का संरचना पेश किया, प्रस्तुत किया, संरचना तैयार किया, उस वक्त तक भारत में राजद्रोह की धारा और राजद्रोह का कोई मामला नहीं था। ध्यान रहे कि 1860 में आईपीसी बनाने के पहले 1857 में मेरे बलिया के दो शेरों, परम श्रद्धेय कुंवर बाबू वीर कुंवर सिंह जी और परम श्रद्धेय मंगल पांडे जी के विद्रोह ने और इनकी बागी तेवरों ने अंग्रेजों के चूल हिला दिया था और उनको पहली बार शिकस्त का सामना दुनिया में कहीं करना पड़ा था। वो था हमारे भारतीय रणबांकुरों के द्वारा। उनको लगा कि भाई इन सब लोगों को बांधने के लिए कोई धाराएं चाहिए, कुछ चाहिए, तो उन्होंने आईपीसी इंट्रोड्यूस की। ये आईपीसी इंट्रोड्यूस करने की जिम्मेवारी भी उसी जंतु को दी जाती है जिसको भारत को सर्वनाश करने की जिम्मेदारी दी थी, मैकाले का। वही मैकाले जो हर जगह हमारे देश में, हर जगह उसके अवशेष हैं। आज भी उसके औलाद हमारे देश में है और उसके मानने वाले इस देश में है। जो हम शिक्षा पद्धति ग्रहण करते हैं वो मैकाले का सिद्धांत है। मैकाले ने हमारे देश के नौजवानों को क्लर्क बनाने की दक्षता ही दी, उसके आगे उसने सोचने की सलाहियत, सोचने की हैसियत ही खत्म कर दिया। ये मैकाले की शिक्षा पद्धति है। आपको एक बात बता दूंगा, आपको समझ में आ रहा है कि मैकाले ने क्या पढ़ाया है। मित्रों, एक और एक दो होता है, हम पढ़े हैं, हमारा बेटा पढ़ा है, मेरे पिताजी पढ़े हैं, दादाजी परदादा, जो लोग पढ़ाई किए हैं वही पढ़े कि एक और एक दो जोड़ने पर दो होता है। क्या आप में से किसी को इस बात का ज्ञान है कि एक और एक जोड़ने पर दो क्यों होता है, तीन क्यों नहीं होता? यही मैकाले ने बताया, क्योंकि आपको इस सोचने का मौका ही नहीं दिया, सोचने की शक्ति नहीं दी कि आप इस बात को सोच पाए। खैर, लेकिन जब लगा कि भाई ये तो देश के आजादी के दीवाने हमारे हैं, उनमें से उनको बांधने का कोई और कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने 1860 के बाद 10 साल तक इंतजार किया या 10 साल तक सोचते रहे कि क्या इन धारा को लगाया जाए या न लगाया जाए। तब जाकर के 1870 में आईपीसी की धारा 124A में इस प्रावधान को जोड़ा गया, राष्ट्रद्रोह का। राष्ट्रद्रोह किन पर लगता, किन किन विषयों पर लगता, ये तब की परिस्थिति में थी। आज की परिस्थिति बिल्कुल अलग हो गई है, क्योंकि तब सरकार का विरोध करने पर राष्ट्रद्रोह लग सकता था, क्योंकि तब हमारी अपनी सरकार नहीं थी। लेकिन आज तो हमारी चुनी हुई सरकार थी और स्वतंत्र नागरिक है, तो अगर हमने उसको बनाया है तो उसके काम की आलोचना भी हम ही करेंगे। ये हमको कानूनी राइट दिया है 19 में। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे देश की मूल आत्मा है और ये 124 से पहले आता है। राजद्रोह का 124वां स्थान मिला है, जबकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उससे बहुत पहले, वो तो टॉप 20 के अंदर ही है। मतलब हमारे जो संविधान की मूल आत्मा है वो है बोलने की स्वतंत्रता, बात करने की आजादी, अपना बात रखने की स्वतंत्रता।
अब जब हमारे संविधान निर्माताओं को बात रखने की स्वतंत्रता पहली प्राथमिकता लगी तभी तो उन्होंने उसको टॉप 20 में रखा। और राजद्रोह बहुत प्राथमिक विषय नहीं था, इसलिए उसको 124वां स्थान मिला। वो धारा 124A के अंतर्गत आता है। लेकिन मैं आपको धारा कौन पहले कौन बाद में इस विषय पर बैठ करके आपको कानून का पाठ पढ़ाने के लिए नहीं आया। मेरा हेडिंग है मेरा भारत महान। वो कर रहा हूं कि हमारे देश में कैसे कैसे लोग हैं और हमारा देश क्यों महान है। कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। चूंकि धारा 124A पर चर्चा हो रही है तो कुछ बातें इसी पर रख दें पहले, बाकी बातें बाद में रखूंगा। हालांकि सब बातें महत्वपूर्ण है। मेरी बातें पहले मिनट से लेकर के आखिरी मिनट तक कोई नहीं होता कि यार ये तो बाद में कहना चाहिए था, ये पहले कह देना चाहिए था। नहीं, पहले मिनट से लेकर के आखिरी मिनट तक महत्वपूर्ण बातें ही होती है, क्योंकि मेरा चैनल का नाम ही है महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, राजद्रोह पर अभी चर्चा गर्म है, क्योंकि नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को राजद्रोह में बुक किया गया है। क्यों बुक किया गया ये हास्यास्पद है, क्योंकि मेरा भारत महान है। उन्होंने मुख्यमंत्री के निजी आवास मुख्यमंत्री आवास प्रसारित किया जा रहा है। मैं एक चैनल पर भी था, एनसीपी की वो प्रवक्ता जो आज प्रधानमंत्री के घर के सामने हनुमान चालीसा की पाठ करने की परमिशन मांगी है, प्रमीना जी, वो मेरे साथ चैनल पर थी। उनके साथ मैं 2 चैनलों पर डिबेट में था। उनको भी मैंने कहा था कि आप ये गलत बयानी ना करें कि कोई मुख्यमंत्री के घर के सामने पाठन करेगा तो क्या होगा। असल में वो जो मातोश्री है वो मुख्यमंत्री का आवास नहीं है, वो बाला साहब ठाकरे का आवास था, जो हिंदू हृदय सम्राट की उपाधि से नवाजे गए थे। और वहां दिन रात हरि भजन ही होता था, हरिनाम ही लिया जाता था। इसीलिए वहां पर नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा का पाठ करने का सोचा, लेकिन उन पर राजद्रोह लग गया। मतलब यहाँ इस देश में हनुमान चालीसा के पाठ पर राजद्रोह लग सकता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं मेरा भारत महान। खैर मित्रों, राजद्रोह के मुकदमे पिछले 5-7 सालों की अगर मैं चर्चा करूं तो करीब करीब 400 मुकदमे दायर किए गए हैं अलग अलग राज्यों में राजद्रोह का। मतलब ये पूरे भारतवर्ष के मुकदमों की गिनती बता रहा हूं मैं, करीब करीब 400। आपको जानकर के आश्चर्य होगी कि इन 400 दायर मुकदमों में से सिर्फ 9 मुकदमों में कन्विक्शन हुआ है, मतलब सजा के योग्य माना गया है। बाकी के सारे मतलब 390 मुकदमा एंटरटेन के योग्य ही नहीं लगे न्यायालय को। तो क्या ये चर्चा इस विषय पर नहीं की जा सकती कि भाई जिन लोगों ने धारा 124A के अंतर्गत किसी को बुक किया है वो उस पर लागू ही नहीं होता है, विद्वान न्यायाधीश, वो इसमें ऐसी कोई चीज दिखती नहीं है, तो उन पर क्यों न सजा कर दी जाए, उन पर धारा 124A क्यों न लगाई जाए जिन्होंने गलत 124A इंट्रोड्यूस किया किसी के ऊपर। अमित, क्या वो सही था भैया? क्या वो सही? कौन सा सही है अमित, पर बताएंगे क्या वो सही? मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इसलिए बताएंगे। तो मित्रों, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अगर किसी आदमी पर 124 के अंतर्गत बुक किया जा रहा है और वो उस पर लागू ठहरता ही नहीं है, तो वो पुलिस वाले पर क्यों 124 है? असली राजद्रोह का तो काम तू कर रहा है कि एक शरीफ आदमी को राजद्रोही घोषित करने का नाकामयाब प्रयास कर रहा है। क्योंकि अदालतों में यह साबित हो चुका है कि जितने मुकदमे दायर किए जाते हैं वो अदालत में पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देते हैं। उससे भी मजे की बात एक और है, जो मेरे उस शब्द को प्रमाणित करेगा कि मेरा भारत महान। मित्रों, बहुत सारे हमारे देश में ऐसे मुकदमे बनाए जाते हैं जो सिर्फ टीवी सुर्खियों के लिए बनता है, वो अदालत तक जाता नहीं, उस पर चार्जशीट ही नहीं पुलिस दायर करती महीनों तक, और अदालत इंतजार करते करते उस आदमी को छोड़ने पर मजबूर हो जाती है, जिस पर टीवी में कहा जाता है कि इन पर ये धारा लगा, इन पर ये धारा लगा, इन पर ये धारा लगा है। सोचने पर लगता है कि यार 100-200 साल तक तो आदमी जेल में रहेगा, लेकिन पता चलता है कि 100-200 दिन तक इंतजार करने के बाद भी पुलिस उन पर चार्जशीट ही नहीं बना पाती, क्योंकि या तो चार्जशीट उन पर फिक्स नहीं होता या फिर राजनीतिक साठगांठ से कोई सेटिंग हो जाती है। दूसरा तीसरा कोई बात होता है, आप लोगों को बताइएगा, क्योंकि बाकी समझ मेरे में नहीं है। मैं सिर्फ एक ही बात समझ रहा हूं कि या तो वो चार्जशीट के योग्य मटेरियल उसको नहीं मिल पाता होगा पुलिस को, या फिर कोई सेटिंग राजनीतिक रूप से होगी, जैसे ये नवनीत राणा पर हुआ है। नवनीत राणा पर राजद्रोह का मुकदमा 124A लगा हुआ है और उसके अंतर्गत हाई कोर्ट ने उनकी FIR रद्द करने की अर्जी कैंसिल कर दी।
मतलब हाई कोर्ट के सामने कोई ऐसी दस्तावेजी सबूत गई होगी जिससे हाई कोर्ट को लगा होगा कि भाई ये आदमी राष्ट्रद्रोह के मुकदमा में बनता है, इस पर एफआईआर उचित है। अब वो कई हाई कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों से मैं पूछना चाहूंगा, विनम्रता से क्षमा चाहते हो, भाई आपको ऐसा क्या दिखा जो आम खबरों में बताई जा रही है पुलिस के द्वारा या और लोगों के द्वारा कि नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा का पाठ करने का अनाउंस किया था। जब पुलिस ने उनको नोटिस दिया कि आप ये ना करें तो वो उसको विड्रॉ कर, उन्होंने उसको नहीं किया। पुलिस ने नवनीत राणा को उनके घर से गिरफ्तार किया, मुख्यमंत्री के निजी आवास से नहीं, मतलब वो रास्ते में आकर के भी डिस्टर्बेंस नहीं की। राजद्रोह का तो बल्कि काम वो शिवसेना के गुंडे किए जो पुलिस के बैरियर को तोड़ते हुए एक महिला के घर के नीचे उसको जान से मारने के लिए आ गए। राजद्रोह का तो काम उन लोगों ने किया जो एक जेड ग्रेड की सुरक्षा प्राप्त संसद सदस्य पर हमला कर दिया। राजद्रोह का तो मुकदमा ये है। अमित ने कुछ लिखा, मैं चाहता हूं कि उसको पढ़ दो। अमित बहुत तेज तरार युवा है। आपने लिखा है कि वो बाला साहब ठाकरे का ही वंशज है, जो जहां पूरा भारत दो लोगों के सामने नतमस्तक है, लेकिन वो बहुत सभ्य तरीके से उनको रोका। जो राणा दंपति कर रही थी उकसाने का और मातोश्री को चेतावनी देने का। अमित, मैं बड़ा आश्चर्य में हूं कि उद्धव ठाकरे की भाषा तुमको शालीन कैसे लगा। उद्धव ठाकरे ने आज कहा है कि आप, मालूम है आपको, हमको बाला साहब पक्ष प्रमुख ने बताया है गुंडई को कैसे रोका जाता है। तो गुंडई को रोकने का कोई तरीका तुमको मालूम होगा, शराफत से तो बताओ। ये कहां से शराफत लगा है अमित तुमको कि पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ करके एक महिला के घर के नीचे उस पर जानलेवा हमला करने के लिए मुंबई का महानगर पालिका का पूर्व मेयर आ जाता है। मेयर मतलब शहर का पहला नागरिक है, शरीफ बोलते हैं जिसको, उनको नहीं कर सकती। विंद्रा नहीं करी बल्कि डर कर जब शिवसैनिक जग गए। तो मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ करके महिला पर हमला करने जाने वाले का विनम्र स्वभाव कहां से लगा। ये कौन सी सोच आ गई तुम्हारे में भाई। एक जेड ग्रेड के प्राप्त सुरक्षा वाले वीआईपी आदमी जो कि संसद सदस्य भी रहा है, उस पर जानलेवा हमला कर दिया गया, उसका चेहरा लहूलुहान हो गया। इसमें विनम्रता कहां से। विनम्रता की कौन सी पाठ पढ़ा भैया। मंगल पांडे ने पढ़ाया, कुंवर सिंह ने पढ़ाया, सददेव चंद्रशेखर जी ने पढ़ाया, लोकनाथ जयप्रकाश नारायण ने पढ़ाया, ऋषि भृगु ने पढ़ाया कि ऋषि बाली ने पढ़ाया जिनका नाम पर बलिया है। आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी को सर्वप्रथम जरा बताइए, अमित को भी लड़का बलिया का ही है, कि उद्धव ठाकरे के लोगों का विनम्र स्वभाव कहां से इसको दिखा भैया। और इसमें कहां से दिख रहे भैया। जानलेवा किसी ने नहीं किया था भैया। जानलेवा नहीं किया तो उसके चेहरे पर लहू क्या मच्छर काटने से आया। किरीट सोमैया का चेहरा लहूलुहान मच्छर काटने से आया। और उसके कार का शीशा क्या हवा खोलने से आ गया। मतलब किरीट सोमैया भीड़ से उसका पाद निकल गया और वो शीशा चकनाचूर हो गया। इतना ज्यादा उसके पाद में जोर था। जानलेवा हमला नहीं था, शीशा कैसे टूटा। किरीट सोमैया के खांसने से टूटा कि पादने से टूटा। उसका गाड़ी का शीशा चकनाचूर हो गया, चेहरा लहूलुहान हो गया, ये मच्छर काटने से हुआ। क्या बात करते हो। ये तो बलिया का कल्चर नहीं। ये कौन से पाठशाला में पढ़ा मेरे भाई। वे शिव सैनिक का नहीं उद्धव के लिए किया हुआ भाई। अच्छा चलो, तुमसे बात करके मामला डिटेल हो जाएगा। मैं भारत महान पे बोल रहा हूं। अभी के लिए धन्यवाद, क्योंकि तुमको समझाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। खैर, विनम्रता से अमित से क्षमा मांगते हूँ। मामले को आगे बढ़ा रहा हूं क्योंकि विद्वान लोग मेरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो समझेंगे। अमित शास्त्रार्थ करके मामले को डिटेल कर देगा। आजकल इस तरह की भी राजनीति चल रही है, जैसे मुंबई में हो रहा था। असल में जो हो रहा है वो डिटेल वाली राजनीति है। उसको मैं आज नहीं कहूंगा क्योंकि जो मामला मेरा भारत बाहर वाला डिटेल हो जाएगा, जो बड़ा असली और महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो मैं ये कह रहा था कि इस देश में 5-7 सालों में करीब 400 राजद्रोह के मुकदमा बनाए गए। सुमैया जी काफी लोग कर रहे हैं महाराष्ट्र का असर कर। अच्छा, मैं बाद में मैं पढ़ूंगा नहीं, तुम्हारा लिखोगे कुछ नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मामला डिटेल होगा। तो 400 मुकदमों में सिर्फ 9 लोगों पर कन्विक्शन हुआ। तो ये बात अदालतों को एक सो मोटो लेना चाहिए उन पुलिस वालों पर जो लोग राजद्रोह का धारा लगाते हैं और कोर्ट में साबित नहीं होता।
एक सो मोटो हमारे विद्वान न्यायाधीशों को इस बात पर भी लेना चाहिए कि आप एफआईआर तो दर्ज कर देते हैं, लेकिन अदालत में चार्जशीट नहीं दाखिल करते और चार्जशीट के इंतजार में जो 90 दिन की कानूनी वैधता होती है उसको इंतजार करके आदमी छूट जाता है। तो क्या कारण था कि आपने एफआईआर दर्ज किया और क्या कारण था कि आप चार्जशीट नहीं दाखिल कर सके? ये एफआईआर और चार्जशीट के बीच में क्या घटा, ये बात देश को जानना चाहिए, क्योंकि ये मामला देश हित का है। क्योंकि हम जैसे ना समझ अनाड़ी लोग जिनको साधारण ज्ञान है, मैं बहुत ज्यादा समझदार आदमी नहीं हूं, मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि भाई जब एफआईआर हुआ था उस वक्त सेटिंग गेटिंग नहीं हुई थी और एफआईआर के बाद जब आदमी देखा कि यार अब तो जेल जाना पड़ेगा तो उसने कुछ सेटिंग गेटिंग किया और पुलिस वाले कहा चलो ठीक है, अब आपका मामला सेट हो गया है तो हम दाखिल ही नहीं करेंगे चार्जशीट, आप छूट जाएंगे। या कोई दूसरा मामला है तो पुलिस का कोई प्रवक्ता आके बताए, सरकार का कोई नुमाइंदा आकर के बताए कि नहीं राकेश परमार तुम बेवकूफ आदमी हो, तुमको बिल्कुल समझ नहीं है। ये कारण था का भारत के संविधान के धारा फलाना के अंतर्गत एफआईआर तो दर्ज की जाती है लेकिन चार्जशीट नहीं लगाई जाती। तुम पहले कानून पढ़ो, संविधान पढ़ो, क्योंकि मैं ये दावेदारी नहीं कर सकता कि भारत के संविधान का पहले पन्ना से लेकर के अंतिम पन्ना तक मैं एकदम कंठस्थ याद कर चुका हूं। आईपीसी की सारी धाराएं मुझको एकदम कंठस्थ याद है। ऐसी बड़ी बोल तो मैं बोल ही नहीं रहा हूं। हो सकता है कुछ धारा छूट गई हो, क्योंकि हम लोग कानून के विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी तो पूरा जीवन पढ़ते रहता है। तो कोई पुलिस का नुमाइंदा आकर के कहे या कानून का नुमाइंदा कहे कि एफआईआर दर्ज करने से लेकर के चार्जशीट तक इन स्टेज होता है और कानून के फलाना धारा के अंतर्गत हमने नहीं किया, नहीं तो अदालतों को इस पर सो मोटो ले लेना चाहिए। क्योंकि मंदिर में पूजा करने पर अब सो मोटो ले लेते हैं, छठ में माइक पर छठ का गीत गाने पर अब सो मोटो ले लेते हैं, सबरीला पर आप सो मोटो ले लेते हैं, इस पर नहीं लेंगे? लीजिए ना, लीजिए। खैर, दूसरा बात मेरा भारत महान पर, एक तो आपको बता दिया कि राजद्रोह का मुकदमा में नवनीत राणा, रवि राणा गिरफ्तार किए गए हैं। वो क्या उन पर है वो तो अदालत जाने और सरकार जाने, लेकिन एक बात जरूर है, जो पिछले 5-7 साल की पूरे देश भर की जो डाटा आज खंगाला गया उसमें करीब 400 मतलब 399 मुकदमे दायर हुए अलग अलग राज्यों का, लेकिन सिर्फ 9 मामलों में अदालत में ये मामला टिक पाया और कन्विक्शन हुई है। मतलब 390 मुकदमे फर्जी दायर किए गए थे या कमजोर कर दिए गए थे या उस पर कोई केस नहीं बनता था। 3 ही बात हो सकता है। ये आदरणीय प्रेमनाथ द्विवेदी जी मेरे को सुन रहे हैं, वो समझदार आदमी है और मामला मेरे को बताएंगे, क्योंकि वो लिख के भी बता सकते हैं, बोल के भी बता सकते हैं। 400 मुकदमा दायर किए गए और 9 में कन्विक्शन हुआ। तो या तो वो जो 390-91 लोग थे वो उनको फर्जी दायर किया गया होगा, या उन पर एफआईआर करने के बाद आप चार्जशीट में ही उस मामले को कमजोर कर दिए होंगे। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ? अगर फर्जी दायर किया था तो आप पर क्यों नहीं मुकदमा दायर कर दी जाए कि एक क्लीन छवि वाले आदमी को राष्ट्रद्रोही साबित करने का प्रयास आपके एफआईआर से हुआ, जो टीवी मीडिया, सोशल मीडिया, अखबारों में पता चल गया कि राकेश परमार राष्ट्रद्रोही है। अब उसका क्या होगा? आस पड़ोसी कहेंगे ये राष्ट्रद्रोही है, पैसा दे करके छूट के आ गया। इस बात को बताना पड़ेगा ना। राकेश धुलिया साहब ने कुछ कहा, मैं चाहता हूं पढ़ दो। ये तो आपको सादर पड़ा। धुलिया साहब, आपने लिखा है कि बाला साहब भी रो रहे। हाँ, वो तो रो रहे। कल का वीडियो मेरा देखिएगा, आदरणीय राकेश धुलिया जी मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। मैंने पूरा बाला साहब के रोने पर वर्णन किया है। मैं चाहूंगा कि उस वीडियो को देखें और उस पर अपना तटस्थ टिप्पणी और आशीर्वाद दें, तभी मुझे भरोसा होगा कि आपको मैं संतुष्ट कर पाया कि नहीं कर पाया है। मित्रों, इन सब बातों पर किया। एक और बताता हूं भारत महान क्यों है। मित्रों, दुनिया में जितनी देश है उन देश का तो सबका देश का चर्चा करूंगा तो 5-7 दिन लग जाएगा और 20 से 25 मिनट रहना होता है। मैं कुछ बातें कह देता हूं। चलिए, किसी देश का नाम नहीं लेगा, मैं वैसे कहता हूं। दुनिया के किसी भी देश में अगर आप अवैध तरीका से घुसपैठ करते हुए पकड़े गए तो किसी देश में तो सीमा पर गोली मार देने का कानून है, किसी देश में आजीवन जेल में रहने का कानून है, किसी देश में आपको फांसी दे देने का कानून है, किसी देश में आपको 20 साल 25 साल तक जेल में रहने का कानून है। और इन सभी देशों में जहां पर गोली मारने के अलावा जेल में रहने की सुविधा है, उसमें आपको किसी तरह का लीगल राइट नहीं है। मतलब आप एक कैदी के रूप में रहेंगे, ना तो आपको कोई कानूनी संरक्षण मिलेगी, ना कानूनी सुविधा मिलेगी, ना ही आपको कोई कानूनी एक्सेस मिलेगा। लीगल एक्सेस का तो सवाल ही नहीं उठता और आपको और उस पिंजरे से बाहर जाने का अधिकार नहीं है। लेकिन अगर आप भारत में अवैध घुसपैठ करते हैं
तो आपको क्या क्या सुविधा है जान लीजिए। हाँ दुनिया साहब, बिल्कुल इंतजार रहेगा आपके टिप्पणी का, क्योंकि यूट्यूब पर टिप्पणी करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। मैं चाहूंगा कि आप आशीर्वाद दें। हाँ तो मित्रों, मैं कह रहा था मेरा बात मान कि अगर किसी भी देश में आप घुसपैठ करते पकड़े गए तो कहीं गोली मार देने, कहीं फांसी दे देने, कहीं जेल में जाने का कानून है। लेकिन अगर आप भारत में घुसपैठ करते पकड़े गए हैं तो सबसे पहले आपको क्या क्या दी जाएगी पहले जान लीजिए। सबसे पहले घुसपैठ करते ही आपको एक खूबसूरत माहौल में लाया जाएगा। आपको भारत के सरकारी जमीन पर बसाया जाएगा। और वो जमीन क्या क्या हो सकता है पहले जान लीजिए। भारत के प्रधानमंत्री जिस इलाके में रहते हैं, मतलब मैं दिल्ली में 30 साल से रहता हूं, प्रधानमंत्री के इलाके में जितना देर, मतलब जितनी जमीन कब्जा करके मैं खड़ा हूं, मतलब मेरी पांव जितनी जमीन पर पड़ी हुई है, उतनी जमीन को भी खरीदने का हैसियत मेरे पास नहीं। मैं अपना जैतपुर का मकान बेच दूं तो प्रधानमंत्री के घर के 2, 4, 5, 10 किलोमीटर के आगे जो बाजू तक मैं कोई झुग्गी झोपड़ी भी नहीं खरीद सकता। इतनी महंगी जमीन है वो पीएम साहब के घर का, लुटियन जोन बोलते हैं। लेकिन अगर आप रेहानिया बांग्लादेशी या और कहीं के घुसपैठिया हैं तो बकायदा प्रधानमंत्री के घर से 4-5 किलोमीटर दूर आपको लुटियन जोन में बसाया जाएगा। और यही नहीं, सरकारी बस स्टैंड पर आपको बसाया जाएगा। और 2 दिन के बाद अगर वहां पर बस रुकने लगे और सवारी आएगी तो वो लोग आपको गाली देंगे गंदी गंदी, वो मैं यहां नहीं बोल सकता। फिर बस वाला मजबूरी में 4 कदम आगे रुकने लगेगा कि आप यहीं रुके भाई, ये तो अब बस रेहानिया लोगों को चली गई। पुलिस वाले आकर सुबह शाम उसको सलामी देंगे रेहानिया वालों को कि सर आप लोग हैं इसीलिए तो हमारा आबाद है, आइए आप लोग। उसको राशन देने के लिए सरकारी पार्टी का विधायक जाएगा और उसको पैसा बांटेगा, कपड़ा लत्ता दवा बारू देगा। डॉक्टर की पूरी फौज ऐसे खड़ा रहेगी जैसे प्रधानमंत्री के दौरा में एक एम्बुलेंस साथ साथ चलती है कि प्रधानमंत्री जी को छींक ना आ जाए। मुझे अस्पताल में जाने के लिए 3 दिन पहले से अगर मैं खड़ा रहूंगा तो एम्स में मेरा 3रा दिन लाइन लगेगा। मतलब जैसे आज मंगलवार है, आज से मैं अगर लाइन लगू तो बृहस्पतिवार तक मेरा नंबर आएगा कार्ड बनने के लिए। तब तक मैं बेहोश होकर के मर चुका हूँ, मेरी जान जा चुकी होगी। लेकिन उनको अस्पताल में लाइन लगने की जरूरत नहीं, अस्पताल स्वयं उनके यहाँ आएगा। मेरे पास अगर राशन कार्ड है भी तो इतनी लंबी लाइन है राशन की दुकान पर कि मेरा तो हिम्मत ही नहीं करता कि मैं राशन ले लूं। हालांकि वैसे भी मेरे पास 5 किलोवाट बिजली है, तो मेरा दिल्ली में सरकार कहती है कि तुम रतन टाटा के परिवार के हो, तुम राशन नहीं ले सकते। तो राशन लेने वाला तो वैसे भी मैं नहीं हूं, मेरी हैसियत सरकार ने कहा है। मैं आदमी बेशक गरीब हूं, लेकिन सरकार के नजर में है कि नहीं भाई साहब आपका 3 मंजिला मकान है, 5 किलोवाट की बिजली एक लगी हुई है, अलग अलग 3-4 मीटर है आपके पास, इसलिए आप धनी मनी आदमी के श्रेणी में आता है। तो हमने कहा कि चलो यार इसी बहाने सरकार के नजर में सही, बड़े आदमी तो है, अपने नजर में बेशक ना हो, आस पड़ोस वाले बेशक मेरे को एक साधारण और बेहयात आदमी समझ रहे हो, सरकार नंबर 1 आदमी समझ गया, मुझे इसी की खुशी है। लेकिन जिन लोगों का राशन कार्ड है, जो उसके एलिजिबल लोग हैं, इतनी लंबी लाइन है कि उनको राशन लेने का समय नहीं मिलता, 2 दिन तक लाइन में खड़े रहते। लेकिन अगर आप घुसपैठिया है तो राशन का दुकान आपके पास आएगा और सरकार का नुमाइंदा आकर के आपको पहुंचा जाएगा। और मजाल कहें कि कोई उस आदमी पर एक टिक्का टिप्पणी कर दे, भारत की सबसे पुरानी पार्टी आपके पक्ष में खड़ा रहेगी। देश का सबसे महंगा वकील 5-6 लाख रुपया घंटा जिसका फीस है, वो आपका मुकदमा देश के सर्वोच्च न्यायालय में लड़ेगा। सीधे वो सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च जज को उठा के जगा के कहते हैं कि रुको भाई, रेहानिया भाई का हमारी खरोच आने का खतरा है, उस पर जल्दी से जल्दी स्टे दो। और जज साहब नींद में ही उस पर साइन करेंगे, भाई चलो नींद आ रहा है, रात के 2:30 बजे। वो कहेंगे ठीक है जी सिब्बल साहब, जो आपने कहा खाता ना भाई, जो कपिल सिब्बल का है वही सही। और कपिल सिब्बल जैसे आदमी को, पी चिदम्बरम जैसे आदमी को, कांति भाई देसाई या और जैसे, मतलब बहुत बड़ा नाम है, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, इन जैसे वकीलों को हायर करने का भारत के 99% लोगों की हैसियत नहीं कि इन वकीलों को हायर कर ले। लेकिन ये वह सब रेहानिया के लिए फ्री में अपना सेवा देने को तैयार होते हैं या पैसा लेते हैं, वो तो भगवान जाने, क्योंकि ये लोग तो फ्री वाले लोग नहीं। 5-5, 7-7 लाख रुपए घंटा इनका फीस है, तो कहां से पैसा आता होगा या क्या करते हैं, ये आपके पक्ष में बोलेंगे। और आपका स्कूल में एडमिशन होगा, बैंक में खाता खुलेगा, आधार कार्ड आपका सबसे पहले खुलेगा। मुझे ध्यान है कि मैं जब आधार कार्ड का प्रक्रिया शुरू हुआ तो मेरी वाइफ बोली कि आधार कार्ड बना लीजिए। मैं बोले कोई सरकारी लाइसेंस है क्या नागरिकता का? तो नहीं, आप तो करते नहीं है, बहाने मारते। चलिए 2 दिन तक मेरी पत्नी लाइन में लग के आ गई।
सारा वैलिड डॉक्यूमेंट देने के बाद भी कुछ ना कुछ नुक्स निकाल करके उसको वापस कर दिए। मैं बोला साला आधार कार्ड बनवाऊंगा नहीं जब तक ये सब कुछ मामला खत्म नहीं हो जाता। और विश्वास मानिए सारा भीड़ भाड़ खत्म हो गया, आधार कार्ड वाले खाली बैठे थे, तब जाकर के मैंने आधार कार्ड बनवाया। अगर प्रेमानंद द्विवेदी जी ने मुझे कुछ आदेश किया, मैं चाहता हूँ कि बात पढ़ूं। वेश्यक एवं निष्पक्ष प्रति जय। सदर प्रणाम, आपका आशीर्वाद बना रहे। आप ही लोगों के स्नेह से ही सब होता है, वरना हमें कहाँ सलाहियत है, हमें कहाँ हैसियत है। ये तो सब आप सबों के आशीर्वाद और दुआओं से हो पाता है। तो लेकिन अगर आप रिहानिया मजदूर हैं, घुसपैठिया है, बांग्लादेश घुसपैठिया है, तो आपका राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब आपके डोर स्टेप सप्लाई है। वहीं आधार कार्ड वाला जाएगा, आपको बना करके दे देगा। 150 रुपया लेगा या नहीं लेगा ये मैं नहीं जानता, बट आधार कार्ड आपके पास होगा ये जरूर है, क्योंकि सबके पास है। इसीलिए कहना पड़ रहा है कि मेरा भारत महान। सबसे बड़ी बात है कि टीवी डिबेट में चुना हुआ जनप्रतिनिधि जो कि सांसद है, विधायक है, मंत्री है, पूर्व मंत्री है, वो बेहयाई से कह रहा है कि जी देखिए वो भी तो इंसान ही है, उनको भगा कैसे सकते हैं, इतनी मानवता। आप देख लीजिए कि वो जो रिहानिया वाले लोग हैं, ये जो बांग्लादेशी लोग हैं, जो अवैध घुसपैठिया, वो हमारे देश में करते क्या क्या है, कुछ देर बात करूं, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाऊंगा। दिल्ली का मैं बात करता हूं, मैं पूरे देश का मुझे ज्ञान नहीं है। दिल्ली में अगर कहीं कोई लूट, छिनतई, ड्रग, गैर कानूनी काम हो रहा है तो उसमें बांग्लादेशी इन्वॉल्व है। अगर पुलिस पर पथराव, हमला और आगजनी मिनट में अगर कहीं हो जाता है तो वो बांग्लादेशी इन्वॉल्व है। एक घटना मेरे साथ हुआ है, मैं आपको अपनी घटना बताता हूं।